फरवरी 2011 का यह वाकया है। एक बुजुर्ग महिला अपने घर पर मौजूद होती है और रात में उसके घर पर बदमाश घुस आते हैं, सिर्फ इसी इरादे से ताकि घर में लूटपाट की जा सके। उन बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे और जाते जाते उनकी नज़र पड़ती है एक बूढ़ी औरत की पैर पर। जिस बूढ़ी औरत के पैरों के अंदर बड़े बड़े कड़े पड़े हुए थे चांदी के। उन करों को देखकर उन बदमाशों की नीयत खराब हो जाती है और उन्होंने उन पैरों में पड़े हुए करों को निकालने की तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन उसे निकाल नहीं पाते हैं। इसी बीच उन्होंने सोचा कि कर तो लेकर ही जाने हैं। इसके लिए उन्होंने उस बूढ़ी औरत के पैरों को काट देता है और पैरों के काटने के बाद उन करों को निकाल लेता है। जब इस घटना को अंजाम दे रहे थे तब वह बूढ़ी औरत बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि उसके पैर कट चुके हैं। वह बहुत ज़्यादा उसका ब्लड बह चुका था। जब लोग आते हैं, आने के बाद उस बूढ़ी औरत को उपचार के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लगभग 1 महीने तक उपचार चलता है और 1 महीने के बाद उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। जैसे ही मौत होती है उस गांव में, उस इलाके में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। इसके बाद जो कहानी शुरू होती है उस कहानी की गूंज पूरे देश भर में फैल जाती है। साथ ही कितने ही परिवार इस कहानी के बाद बर्बाद भी हो जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है राजस्थान की। प्रदेश का एक जिला है सवाई माधोपुर और इसी का ही थाना लगता है। मानटाउन थाना क्षेत्र का गांव है सुरवाल। दरअसल जैसे ही उस बूढ़ी औरत को पैर काटने की वजह से, जैसे उसकी चांदी के करे निकालने के लिए उसके पैर काटे गए थे, तो 1 महीने तक उसका इलाज चलता है और अंततः 15 मार्च 2011 को उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। और जैसे ही मौत होती है तो पूरे गांव में खबर फैल जाती है। गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोगों में भी गुस्सा पनक जाता है। काश पुलिस ने अगर सही ईमानदारी से काम किया होता तो बदमाश जरूर पकड़े जाते, लेकिन लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं था। इसलिए पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया गया कि 17 मार्च 2011 की शाम 5 बजे तक यदि वो नहीं पकड़े गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब जैसे ही यह चेतावनी दी जाती है तो चेतावनी देने के बाद बड़ी संख्या में लोग एक टंकी के पास एकत्र और जमा हो जाते हैं और सुबह से ही एकत्र थे। अब माउंट टाउन के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, उस इलाके के डीएसपी होते हैं, भरे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और 2 बालक होते हैं जो दोनों बालक टंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं और उनके हाथ में कुछ ज्वलनशील पदार्थ होता है। उसको लेकर वो बार बार चेतावनी दे रहा था। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे शोले फिल्म की शूटिंग चल रही है और धर्मेंद्र जिस तरह से टंकी पर चढ़ा हुआ था और वो कहता था कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा। इस तरह की बात तो लोगों को लग नहीं रहा था कि मामला इतना गंभीर होने वाला है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो वहाँ के ग्रामीणों ने पुलिस के तमाम कोशिशों के बाद भी उन दोनों बालक को समझाने की कोशिश की। एक बालक का नाम होता है राजेश मीना और दूसरे बालक का नाम होता है बनवारी लाल मीना। दोनों बालक चढ़े हुए थे उस टंकी पर और गांव वाले पुलिस वालों ने सभी समझा रहे थे कि बेटा अब ऊपर से उतर जाओ, बहुत देर हो चुकी है, तुम सुबह से यहाँ पर चढ़े हुए हो। लेकिन दोनों बालक ने कहा कि नहीं, जब तक हथियार नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक इस बूढ़ी औरत के परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा, हम ऊपर से नहीं उतरेंगे। पुलिस ने इस बार भी इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लेता है जितनी गंभीरता से उसे लेनी चाहिए था। गांव वाले समझा रहे थे और समझाने में बनवारी लाल तो उस टंकी से उतर जाता है, लेकिन दूसरा लड़का नहीं उतरता है जिसका नाम राजेश मीना होता है। वह उतरता नहीं है बल्कि ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालता है और खुद को आग लगा लेता है। जैसे ही आग लगता है वह ऊपर से कूद जाता है। कूदने के बाद उस बालक की कुछ ही देर के बाद मौत हो जाती है और जैसे ही उस बालक की मौत होती है, जो भी आसपास के लोग थे उन लोगों का गुस्सा बहुत बुरी तरह से भड़क जाता है।
वो लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि पुलिस वालों को देखते ही मारना और पीटना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस वालों को लगने लगता है कि जितने भी लोग हैं कहीं ऐसा न हो कि उनको मार डाले, इसलिए सभी के सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करने में लग जाते हैं। वहाँ जो इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर अपनी टीम से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके गाड़ी में बैठो और यहाँ से चलो, क्योंकि भीड़ ज़्यादा उग्र हो चुकी है और ये उग्र अगर हो गए तो बात ज़्यादा खराब हो जाएगी। अब भीड़ ने उस जीप का पीछा करना शुरू कर देता है और दूसरे जो वाहन थे उनका भी पीछा करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते पुलिस की जीप में आग लगा देता है। और जिस जीप में इंस्पेक्टर बैठा होता है, इंस्पेक्टर का नाम होता है फूल मोहम्मद। फूल मोहम्मद अपनी जीप में बैठे हुए थे और वहां से जो अपनी टीम के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे, तो सिपाही तो मौका पाते ही वहां से भाग जाते हैं, लेकिन एक पत्थर बहुत तेजी से फूल मोहम्मद पर लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। गाड़ी रुक जाती है और जैसे ही गाड़ी रुकती है वही ज्वलनशील पदार्थ डाला जाता है और डालने के बाद उस जीप में आग लगा दी जाती है। आग लगने के बाद फूल मोहम्मद इंस्पेक्टर होता है, वह बुरी तरह से जलने लगता है और वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी जान बचाने की कोशिश नहीं करता है। सामने ही तरफ तरफ वो दम तोड़ देता है। और जैसे ही यह बात अब प्रदेश सरकार तक पहुंच जाती है, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में फैल जाती है कि एक इंस्पेक्टर की जलाकर हत्या कर दी गई है। इसके बाद राजस्थान प्रदेश की सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है और जैसी दबाव बढ़ने लगता है, उन दिनों बताया जाता है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अशोक गहलोत दिल्ली में एक भ्रमण पर आए हुए थे और वो अपना जो दौरा था अपना भ्रमण के बीच में ही छोड़कर सीधे राजस्थान वापस लौट जाते हैं और राजस्थान जाने के बाद आनन फानन में ही इस इंस्पेक्टर की हत्या के मामले में वो उसे शहीद का दर्जा भी दे देते हैं। साथ ही कई तरह की घोषणा भी कर देते हैं। एक घोषणा कुछ इस तरह से भी होती है, जो उसका बेटा होता है सुहेल खान, उसको सरकारी नौकरी का भरोसा दिलाया जाता है और उसे राजस्थान प्रदेश की जो पुलिस होती है उसमें सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल जाती है और भी कई तरह के लाभ मिलते हैं, लेकिन पब्लिक तो शांत हो जाती है। अब इस मामले की जब एफआईआर दर्ज कराई जाती है, तो एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी और जांच के बाद पता चलता है कि इसमें कुछ बड़े रसूखदार लोग भी शामिल हैं। इस इंस्पेक्टर की एक डीएसपी से थोड़ी अदावत चल रही होती है और इस इंस्पेक्टर की हत्या कराने में कहीं न कहीं डीएसपी का भी हाथ था। इस तरह के आरोप लगे परिवार वालों को लगता है कि शायद इस मामले की कभी ईमानदारी से सुनवाई नहीं होगी। अब परिवार वाले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर लेते हैं और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। जून 2011 में इस मामले की सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है और पुलिस भी जांच करती है और सीबीआई भी इस मामले की जांच करती है। जांच करने के बाद पता चलता है कि 2 बालकों सहित 89 लोगों के विरुद्ध कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाता है और इसमें डीएसपी को भी आरोपी बनाया जाता है। डीएसपी का नाम महेंद्र सिंह होता है। उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि इस व्यक्ति, यह अधिकारी अगर चाहता तो शायद यह दंगा कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं भड़कता। लोग इतने उग्र नहीं होते। शायद उन्होंने अपनी अदावत का बदला लेने के लिए फूल मोहम्मद की हत्या करवाई थी। इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में जब उसने दाखिल की तो इस मामले में एक बहुत मुख्य गवाह बनता है। उस मुख्य गवाह जिसका नाम होता है संजय बिहारी, जो कि इसी गांव का रहने वाला था, लेकिन इसी थाना सर्किल में उस पर लगभग 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे, चाहे वो लूट का हो, हत्या का हो, डकैती का हो। एक दिन यानी कि 22 अक्टूबर 2017 को वह अपने परिवार के साथ गया था जयपुर में और जयपुर में रुकता है। परिवार के लोग तो वहीं रुक जाते हैं। वो कहता है कि मैं अभी किसी काम से जा रहा हूँ, वापस आता हूँ और मैं आपसे बात करता रहूँगा। अपने परिवार वालों को एक रिश्तेदारी के यहाँ छोड़कर वहाँ से वो निकल जाता है और अपने परिवार के लोगों ने उसकी राह देखते रहे, लेकिन राह देखते देखते वो वापस लौट के नहीं आता। उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। परिवार वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं।
तब जाकर 23 अक्टूबर 2017 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद एक महिला को एक लाश मिलती है और वो लाश पता चलता है कि वो संजय बिहारी का ही है। संजय बिहारी वही होता है जो इस सवाई माधोपुर के मान टाउन थाना क्षेत्र का जो गांव होता है, जहां पर बूढ़ी औरत की हत्या उस फुल मोहम्मद की हत्या हो जाती है, उसमें वह प्रमुख गवाह होता है। मुख्य गवाह होता है, उसकी गवाही से पहले उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन हत्या जो होती है बहुत ही भयानक रूप से होती है। दरअसल उसकी गला रेत दिया जाता है, साथ ही उसे गोली भी मारी जाती है, साथ ही उसकी आंखें भी निकाली जाती है। उसके शरीर को, उसके शव को बिल्कुल मिटाने का तमाम कोशिशें की गई थी और उसका जो शव मिलता है वह शमशान घाट के पास मिलता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि इस हत्याकांड में किसी हिस्ट्री शीटर का हाथ होता है। इस घटना से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुलिस उधर डीएसपी की जांच कर रही थी, लेकिन डीएसपी को क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन यहाँ से तो क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन सीबीआई की तरफ से जो मामले सुनवाई चल रही थी, 18 नवंबर 2022 को स्पेशल कोर्ट होता है, जिसकी न्यायाधीश होती हैं पल्लवी शर्मा। उनकी अदालत ने इस पूरे जितने भी 89 लोगों के आरोपी बनाया गया था, 89 में से 30 को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और उसमें डीएसपी भी शामिल होता है। लेकिन कुछ वक्त और आगे बढ़ता है। यह राजस्थान के हाई कोर्ट में अपील करते हैं और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद पता चलता है कि हाई कोर्ट ने इनकी जो सज़ा थी उसे सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड होने के बाद अभी बहुत सारे ऐसे चांस हैं। इस मामले में अभी यह पूरी तरह से विचाराधीन मामला है। इसमें अभी पूरी तरह से कोर्ट की तरफ से कोई सज़ा की सुनवाई नहीं हुई है। आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में तो कुछ कहना नहीं जा सकता। लेकिन काश उस दिन जो महिला थी जिसका नाम दाखा देवी था, जिसके पैर काटकर जो पैरों से करे पड़े हुए थे, उन बदमाशों ने करे निकाले थे, काश उन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाता। काश पुलिस ने ईमानदारी से कार्य किया होता तो शायद ये इतनी बड़ी घटना कभी नहीं होती। हालांकि पुलिस ने 1-2 साल के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी करने के बाद पता चलता है कि वो एक ऐसा ही गैंग था जो घरों में घुसने के बाद लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। उन्होंने एक ही घर के अंदर 4 हत्याएं की। कुछ दिन के बाद इस आवा देवी की दाखा देवी के पैर काटे थे और उसके बाद फिर 2 हत्याएं और की थी। कुछ इस तरह की घटनाओं को इन लोगों ने अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस ने अगर सही वक्त पर रहते हुए इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया होता तो इतनी सारी हत्याएं कभी नहीं होती। पुलिस अब नाकाम ईमानदारी से करे तो कभी भी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं होता। लेकिन कहा जाता है कि पुलिस पर भी अनचाहा कोई पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, इसलिए पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं करती है। ऐसी ही घटनाएं होती चली जाती हैं। किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि पुलिस कम से कम अपना ईमानदारी से काम करे तो इस तरह की दिक्कतें कभी न हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।